नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत प्रजापति आज आपको कक्षा 11 का लेसन में आपको टीच करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहले सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। लेसन का नाम है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और उनका क्लासिफिकेशन है क्या। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ही क्या है, इसके बाद उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम आपको बता दें कि प्राचीन अवधारणा है एक, इसके बारे में बहुत ओल्ड हाइपोथेसिस माना जाता है इसको, कि प्राचीन में कहा जाता था कि बहुत समय पहले कहा जाता था कि जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु कहने का तात्पर्य वनस्पतियां, एनिमल्स एंड प्लांट है। जीव जंतु यानी है, और जो वनस्पतियां हैं उसमें या उनसे कुछ यौगिक प्राप्त किए जाते थे, और कुछ या ऐसा कह सकते हैं कि उनसे कुछ रासायनिक पदार्थ प्राप्त किए जाते थे। उन रासायनिक पदार्थों में कार्बन क्या पाया जाता है, कार्बन की कुछ मात्रा उपस्थित होती थी इन जीव जंतु और वनस्पतियों के से निर्मित कुछ पदार्थों में। ये ऐसा माना जाता था कि पहले कि जो जीव जंतु या वनस्पतियां थी उसके यौगिकों में कुछ मात्रा में कार्बन होता था। लेकिन आपको बता दूं, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लेवासिये। लेवासिये ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था कि जितने भी जीव जंतु हों चाहे वनस्पतियां हों, उनसे जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होता है या यौगिक प्राप्त होता है उसमें कार्बन की कुछ ना कुछ मात्रा अवश्य उपस्थित होती है। ये बताया था लेवासियो ने 1784 ईस्वी में। ये किसने बताया? लेवासियो ने। प्राचीन अवधारणा क्या कहती थी कि जंतुओं वनस्पतियों से जो पदार्थ प्राप्त होते थे और जो यौगिक प्राप्त होते थे उनमें कार्बन होता था, मानते थे ऐसा। लेकिन वैज्ञानिक लेवासिये ने 1784 में सिद्ध कर दिया अपने प्रयोगों द्वारा कि कार्बन की कुछ ना कुछ मात्रा जीव जंतु यानी वनस्पतियों में पाई ही जाती है या उनसे निर्मित पदार्थों में पाई जाती है। तभी से बताया जाने लगा कि कार्बन मानव जीवन में या वनस्पतियों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। और इसके संबंध में एक डेफिनेशन दी थी कि जो जितने भी जैव स्रोत हैं, जैव स्रोत का मतलब होता है रिसोर्स। जैव स्रोत जो होते हैं जैसे कि जंतु है या वनस्पति भी, इनसे निर्मित यौगिक में यदि कार्बन की थोड़ी सी मात्रा है तो उन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। यानी सीधी बात समझ ले कि जैवीय स्रोतों या जैव स्रोतों से प्राप्त यौगिक में कार्बन की यदि मात्रा है तो वे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्लियर? तो इसके संबंध में यानी जैव स्रोत की यानी कार्बन यौगिक की डेफिनेशन क्लियर होगी उसी मेरी समझ से, कि यानी जैवीय स्रोतों से प्राप्त यौगिक में यदि कार्बन है तो वे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। आप क्वेश्चन ये भी कर सकते कि क्या जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता वो कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाते? तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, इस अवधारणा के हिसाब से वे कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएंगे जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती हो। अर्थात कार्बनिक यौगिक वो ही कहलाएंगे जिनमें कार्बन की मात्रा होती हो। तो कार्बनिक यौगिक क्लियर है। अब इनका क्लासिफिकेशन, तो कार्बनिक यौगिकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। प्रथम तो जो है आपका वो है आपका खुली श्रृंखला यौगिक, जिसे बोलते हैं हम
अचक्रीय यौगिक, या इसी को बोला जाता है एलिफेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक, समझना बात को। यानी कार्बनिक यौगिक जो है उनको बोला जाता है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक, अचक्रीय यौगिक या एलिफेटिक यौगिक। सेकेंड पार्ट जो होता है इसका होता है चक्रीय यौगिक, या इसी दूसरा नाम होता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला यौगिक, ठीक। खुली श्रृंखला यौगिक जिसे बोलते हैं अचक्रीय यौगिक या एलिफेटिक यौगिक, यानी ओपन चेन, इनको बोला जाता है क्लोज चेन, ठीक। या इनको बोला जाता है साइक्लिक। तो ध्यान दें, खुली श्रृंखला वाले यौगिक को बांटा गया है दो भागों में। एक तो बांटा गया है संतृप्त यौगिक, एक आपको डिवाइड किया गया है असंतृप्त यौगिक। हाई स्कूल में आप लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा होगा। तो संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, इसको भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। प्रथम पार्ट तो आपका जो था चक्रीय, इसको बांटा गया है समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको बांटा गया है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक जिसे बोला जाता है हेटेरोसाइक्लिक यौगिक। अब समचक्रीय यौगिक के दो पार्ट होते हैं, वो ध्यान देना आप। एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक, एक होता है एरोमेटिक यौगिक, ठीक। यानी जो कार्बनिक यौगिक है उसको क्लासिफिकेट किया गया है पहला दो भागों में प्रमुख रूप से। एक तो खुली श्रृंखला यौगिक जिसे अचक्रीय यौगिक या एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। सेकेंड होता है चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक को संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक में डिवाइड किया गया है। चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले समचक्रीय और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय के भी दो पार्ट होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। कंप्लीट। सबसे पहले तो ध्यान दें, खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, या अचक्रीय यौगिक या एलिफेटिक यौगिक होते क्या हैं, डेफिनेशन समझें और इनको समझें पहले। तो खुली श्रृंखला यौगिक यानी ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड है क्या, तो आप स्पष्ट रूप से नाम से समझ सकते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिक यानी जिनकी संरचना या जिनकी श्रृंखला खुली हो, जो ओपन हो बिल्कुल ही, यानी इनकी कार्बन के जो सिरे होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं खुली श्रृंखला वाली यौगिक में। जैसे कि हम आपको इनका उदाहरण दें तो आप जान सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, मैथ एथ प्रो और सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का कोई चक्र नहीं बना रहे हैं, और जब ये चक्र नहीं बना रहे और खुले रूप में है यानी ओपन चेन में है, तो इनको क्या बोल सकते हैं हम, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ऐसे कई उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि CH3C CH3 CH3 और इसके CH3। तो ये भी इनकी स्वतंत्र सिरे हैं और श्रृंखला कैसी है, खुली है। इसलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक या अचक्रीय यौगिक, यानी इनमें चक्र नहीं बना, यानी वलय नो यानी रिंग नहीं बनी। कंप्लीट।
सेकेंड बात, इसमें एक नाम जुड़ा है एलिफेटिक। एलिफेटिक क्यों कहा जाता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक को? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एलिफेटिक यौगिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एलिफेटिक का अर्थ होता है वसीय, या बोल सकते हैं वसा। और जो एलिफेटिक शब्द है, वो एलिफेटिक जो शब्द है आपका, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के एलिफर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फैट। क्या होता है? फैट। ठीक, यानी इनको एलिफेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एलिफेटिक जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है ग्रीक भाषा का एलिफर, जिसको मतलब फैट यानी वसा, यानी इन यौगिकों को वसीय यौगिक भी कह सकते हैं। ठीक। सेकेंड बात, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? तो संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक को जानने से पहले आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में भी जानना होगा। ठीक, हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो आप स्पष्ट समझ से हाइड्रो और कार्बन, यानी ये हाइड्रोजन और कार्बन, इससे निर्मित यौगिक ही क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी वे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कुछ ना कुछ मात्रा यदि उपस्थित है तो वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। ठीक, इन हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को ही दो भागों में बांटा गया है। एक था आपका संतृप्त और सेकेंड था असंतृप्त। ठीक, जिसमें से एक दो हाइड्रोकार्बन परिवर्तित, यानी हाइड्रोकार्बन दो भागों में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक संतृप्त यौगिक, एक असंतृप्त यौगिक। सीधी यही बात समझ लें। संतृप्त यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के मध्य, यानी एक कार्बन और एक कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा? आपका संतृप्त यौगिक। यानी ऐसी यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध से संतुष्ट होती है, वो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, यानी आ मतलब नहीं और संतृप्त माने तृप्त, जो संतुष्ट नहीं है वो असंतृप्त कहलाते हैं। यानी जिनकी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड तो ठीक, वो डबल बॉन्ड की वरीयता भी रखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी चाहते हैं। यानी डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी असंतृप्त कहलाए और ट्रिपल बॉन्ड होने के बावजूद भी असंतृप्त कहलाए। कहने मतलब संतुष्ट अभी भी नहीं है, इसके नाम, इसलिए इसका नाम क्या रखा? असंतृप्त यौगिक। उन्हें क्या? संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि CH4। असंतृप्त का ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथिलीन। ठीक, अब ध्यान दें इस पर। हाँ भाई, बंद श्रृंखला यौगिक, क्लोज चैन, जिन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्रीय बंद श्रृंखला यौगिक क्यों कहा जाता है वो ध्यान से समझे। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी श्रृंखला जो ओपन चेन नहीं होकर क्लोज चेन होती है, यानी बंद होती है। जैसे कि हम एक बेंजीन की संरचना बनाते हैं इस तरीके की और रिंग इसमें लगाते हैं, या CH2 ऐसा कहते हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH 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 और ये भी और CH और एक एकांतर क्रम में बॉन्ड। तो ये क्या कहला? ये रिंग कैसी है? बंद है, इसलिए इसको बुलाया जाता है बंद श्रृंखला वाली यौगिक। सीधे डेफिनेशन में बाद में एग्जांपल बहुत सारे दे दूंगा मैं। चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया, समचक्रीय और विषम चक्रीय। यानी बंद चक्रीय यौगिक या बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं ऐसे यौगिक जिनकी श्रृंखला या जिनमें वलय पाई जाती हो, यानी इनकी श्रृंखला बंद हो, तो वो क्या कहलाते हैं? बंद श्रृंखला वाले यौगिक। इन्हें दो भागों में बांटा गया, एक समचक्रीय एक विषम चक्रीय। समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं जिनकी वलय या जिनकी श्रृंखला या जिनकी संरचना समान हो, यानी जिनका चक्र या जिनका वलय कैसा हो? समान हो, यानी समान कार्बन परमाणुओं से ही लगा हो।
वो समचक्री कहलाता है। विषम चक्री में सबसे अलग होता है, यानी इनमें कार्बन परमाणु के साथ साथ अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, वो आ जाते हैं बीच बीच में। तो सबसे पहले तो देखें समचक्री क्या कहलाया। समचक्री मैंने कहा है कि जिनकी वलय या जिनकी कार्बन श्रृंखला कार्बन के अतिरिक्त कोई भी अन्य परमाणु उपस्थित ना हो तो उसके कहलाता है समचक्रीय यौगिक। तो समचक्री को दो भागों में, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। ठीक, तो समचक्री जो यौगिक होते हैं जिनमें एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक यौगिक की सीधी डेफिनेशन है, जो देखो है तो साइक्लिक लेकिन आगे एली, यानी एली अर्थात एलिफेटिक और साइक्लिक, यानी साइक्लिक मतलब चक्र हो और एली मतलब एलिफेटिक हो, यानी एलिफेटिक का भी गुण रखता हो और चक्री हो। तो इसलिए एलिसाइक्लिक युग की डेफिनेशन सीधी होती है कि जिनके गुण तो एलिफेटिक युग के समान हो, क्योंकि आगे क्या लगा एली यानी एलिफेटिक और साइक्लिक मतलब चक्री यानी चक्र, जिनकी संरचना जो होगी, जिनके गुण जो होंगे वो क्या होंगे एलिफेटिक के समान, और लेकिन उन जिनके गुण क्या होंगे एलिफेटिक, लेकिन उनकी कार्बन परमाणु संरचना कैसी होगी वो चक्रीय होगी। जैसे कि हम आपको बता दें CH2 और यहाँ पर एक CH2 और CH2 OG लगा दी हमने संरचना। तो कार्बन क्या है 1 2 3, क्या होगा मैथ एट प्रो, तो क्या होगा प्रोप और सिंगल बॉन्ड इन, लेकिन क्या है चक्र जा रहा है इसलिए इसको नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। यहाँ ऊपर बताता हूँ मैं इसको, जैसे लिखा क्या मैंने था CH2 सिंगल। जी आपको नोमेनकल्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके नामांकन या कैसे करते हैं। तो कार्बन संख्या 1 2 3, तो मैथ प्रो और सिंगल बॉन्ड सो इन और चक्र है तो क्या होगा साइक्लोप्रोपेन, ये कैसे आ जाए एलिसाइक्लिक यौगिक में। ठीक, अब इसी प्रकार एलिसाइक्लिक यौगिक हो गया, इसी प्रकार एरोमेटिक ध्यान दें। एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं, देखो सीधी बात है, एरोमेटिक यौगिक का मतलब है जी एक प्रकार का एरोमा शब्द से लिया गया है। एरोमेटिक यौगिक जो शब्द नाम लिया गया वो एरोमा से लिया गया है। एरोमा का जो अर्थ होता है वो होता है विशिष्ट गंध वाला, यानी इनमें एक विशिष्ट गंध पाई जाती है, इसलिए इनको एरोमेटिक यौगिक बोला जाता है। साथ साथ में एक गुण इनका यह है कि इनमें अनुनाद पाया जाता है। जब अनुनाद में पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा सही से। अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के साथ साथ इनकी कार्बन श्रृंखला जो वलय बना होता है उस वलय में ओनली कार्बन की संख्या 6 होती है। जैसे कि मैंने ये आपको बताया था बेंजीन, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण क्या है बेंजीन, इसका सूत्र होता है C6H6 कंप्लीट। अब और भी उदाहरण है जैसे कि फिनॉल C6H5OH। ठीक, अब यहां ध्यान दें विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्री मैंने आपको बताया कि विषम चक्री में होता क्या है कि विषम चक्री में होता क्या है जिनमें वलय कार्बन के साथ साथ अन्य कोई परमाणु उपस्थित होता है, विषम चक्री कहलाते हैं। अन्य परमाणु कौन कौन हो सकते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, यानी विषम चक्री यानी ऐसे चक्री होंगे जिनमें कार्बन की वलय के साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इनमें से कोई भी परमाणु उपस्थित हो वो विषम चक्री यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे कि प्रीडीन, उदाहरण देखो CH आपको इस संरचना बनाना सीखना ही पड़ेगा, और नाइट्रोजन परमाणु एकांतर क्रम में बॉन्ड, ये क्या कहलाता है प्रीडीन विषम चक्री का। अब मैं एक कार्य करता हूं, आपको सभी की एक एक उदाहरण लिखता हूं। देखो खुली श्रृंखला का ये आपका लिखा, संतृप्त यौगिक का मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं C सिंगल बॉन्ड H और ऊपर एक कार्बन हाइड्रोजन परमाणु लगा है जिसका नाम क्या है मैथिल। असंतृप्त का CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन। ठीक, एलिसाइक्लिक का CH2
CH2, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लो प्रोपेन। ठीक, एरोमेटिक का C6H6 C6H5OH फिनॉल। ठीक, कंप्लीट बात। ये आप ध्यान देना, ये है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। फिर भी यदि कोई डाउट रह चुका हो या मैंने कुछ जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश की हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको